वेक्टर एडिशन की बात करेंगे बेटा। आपको मैंने बताया था पहले कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें कोई तीसरा वेक्टर ही मिलता है। मींस दिस इज ए बेसिक रूल इन एडिशन दैट वेक्टर प्लस वेक्टर is a vector. If we add two vectors, we obtain third vector. अब ये जो तीसरा वेक्टर होता है बेटा, इस तीसरे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। इस तीसरे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। ये एक्चुअली नेट इफेक्ट होता है किसका? ऑफ टू वेक्टर्स। जो गिवन दो वेक्टर्स होंगे उन दोनों का ये नेट इफेक्ट होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज द नेट इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर एडिशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। वेक्टर एडिशन को हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे पहले विद द हेल्प ऑफ ए रूल जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल की हेल्प से हम समझेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है। एक ट्राइंगल की एग्जांपल देके समझेंगे, इसलिए इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला जाता है। देखो सपोज करता हूं मैं, मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं। एक को मैं नाम दे देता हूं ए और दूसरे वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं बी। आई एम हैविंग टू वेक्टर्स, one is A, the other is B. ठीक है, आप ट्रायंगुलर लॉ को एक वर्ड बोलूंगा उसकी हेल्प से समझना। ट्रायंगुलर लॉ को आप टिप टेल मेथड बोल सकते हो। ट्रायंगुलर लॉ को क्या बोल सकते हैं हम? टिप टेल मेथड। टिप एंड टेल मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ए खत्म हो रहा है और यहां से बी स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए की टिप है और बी की टेल है। अगर दो वेक्टर्स का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो कि उनका टिप, एक का टिप और दूसरे का टेल मैच कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं। ये दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं। सेम ऑर्डर मतलब टिप टेल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, देखिए स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स A and B are being represented by two sides of a triangle taken in order. ये दो sides हैं triangle की, these sides are taken in order. Then the third side, ये third side है, taken in opposite order. देखो मैंने ये अपोजिट ऑर्डर में बनाई है। सेम ऑर्डर होता तो यही ऐसे आ जाना था वापस। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर represent their resultant. Then the third side taken in opposite order represents their resultant. मतलब ये दो sides है जो सेम ऑर्डर में है और ये साइड्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दो वेक्टर्स, एक का नाम ए रखा, एक का बी। तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में जो है ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके नेट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं वेक्टर्स में ऐसे लिखूंगा, मान लो ये O है, ये P और ये Q। मैं वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखूंगा कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। तो मेरे पास ये जो पॉइंट P आ गया ये कॉमन है, ये हो गया टिप टेल वाला। इट इज इक्वल टू OQ वेक्टर विच कैन बी रिटन एज OP वेक्टर जो है दैट इज A
पी क्यू इज बी एंड ओ क्यू को मैंने नाम रखा आर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई। इफ टू वेक्टर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by the third side taken in opposite order। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक सेकंड इसको नोट कर लो। देखो सपोज करो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल है मान लीजिए, यहाँ ये ए वेक्टर क्या करता है, इस फुटबॉल को ओ से लेके पी तक पहुंचा देता है, ओ से पी तक, और फिर बी वेक्टर आता है, वो क्या करता है, पी से क्यू तक पहुंचा देता है, बी वेक्टर पी से क्यू तक भेज देता है उसको। तो ओवरऑल इस फुटबॉल का मूवमेंट कहां से कहां हुआ वो समझना। ओवरऑल इस फुटबॉल का मूवमेंट हुआ ओ से लेके क्यू तक, है ना, ऐसे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स ने, ए और बी ने मिलके जो काम किया है, that can be represented by this r vector, it has done it alone। इसलिए r vector जो होगा that is the net effect of a and b। सिंस हमने ट्रायंगल बना के इसको समझा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ऐसे ही हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, वो भी वेक्टर एडिशन को समझने के लिए है, दैट इज फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है बेटा, इसमें आपने याद रखना है टिप टेल नहीं, यहां टेल टेल। अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका टेल सेम हुआ, तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ये देखिए, ये मैं दो वेक्टर्स यहां बना लेता हूं ऐसे, वन इज ए द अदर इज बी, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, टेल सेम है दोनों की। तो अब इनको भी वेक्टर एडिशन में हम यूज कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को नेट इफेक्ट कैसे निकालना है। हम क्या करते हैं बेटा, पहले इन दो वेक्टर्स की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आपको पता है किसी पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये बी वेक्टर है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी वेक्टर को जब हम पैरेलल मूव करते हैं तो वो सेम रहता है। तो ये मेरे पास बी वेक्टर है, अगर मैं यहां से इसको मूव करके यहां तक ले जाऊं तो ये तब भी बी वेक्टर ही होगा। ठीक है, वी हैव स्टडीड ए प्रॉपर्टी कि व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम। जैसे ये ए वेक्टर है, अगर इसको ले जाऊं पैरेलल मूव करके, ये भी सेम रहेगा, ये भी ए वेक्टर है। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम। और अगर मैं यहाँ एक डायगोनल बना दूं, अब किसका डायगोनल है, इट इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो इस डायगोनल को मैं बोल दूं आर, रिजल्टेंट है इसलिए मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब आपने ना इसका अपर ट्राइंगल नहीं देखा है, अब ये लोअर ट्राइंगल देखो, तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। लेकिन हम इसको एज ए पैरेललोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या है लिखने में। देखो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि हम यहां भी लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर equals to r vector. So we say if two vectors are being represented by two adjacent sides of a parallelogram, adjacent होती है बेटा साथ साथ वाली, if two vectors are being represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of parallelogram
represents their resultant. Diagonal of the parallelogram represents their resultant. ठीक है, अब बेटा इंपॉर्टेंट है, हमने डायग्राम से समझ ली कि हमने जो रिजल्टेंट फाइंड किया, ये हमने रिजल्टेंट निकाला कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो, इन दोनों का ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट ये निकाला है, ये तो एक वेक्टर है, बिकॉज वेक्टर प्लस वेक्टर तो वेक्टर होता है। तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब अगर मुझे ए की लेंथ गिवन है, बी की लेंथ गिवन है, तो आर की लेंथ फाइंड करनी है। आपको मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द एरो। तो अगर ए की लेंथ पता है, बी की लेंथ पता है, तो मैं आर की लेंथ फाइंड करना चाहता हूं, एक चीज। दूसरा, आर की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं। अगर मुझे ये पता है कि ए और बी के बीच में जो एंगल है, कहां बनाऊंगा, कल आपको समझाया था परसों, वो एंगल जो है वो यहां बनाओगे आप। बस ये तीन चीजें हैं बेटा मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम। इसके बेसिस पे मैं फाइंड करूंगा अभी जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीज है, वी कॉल इट एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। आर और आर का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ये रिजल्टेंट है, इस एंगल को कुछ नाम दे देता हूं। मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन के लिए हम एंगल की बात करते हैं। ये एंगल फाइंड करेंगे कितना है, ए की लेंथ पता है, बी की लेंथ पता है, आर की लेंथ फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। लेट थीटा बीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक को मैंने बोला है ए और एक को मैंने बोला है बी, और सपोज उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ट्राइंगल को कुछ नाम दे देता हूं बेटा, ओ पी क्यू, मैंने ट्राइंगल को नाम दे दिया, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, जो यहां मेरे पास है, जो ओ पी है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो एरो की लेंथ हो गई ओपी, ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूं मैं। पी क्यू की लेंथ क्या हो गई, सिंपली पी क्यू बोल सकते हैं, दैट इज बी, एंड ओ क्यू आर के बराबर है, सिंपली आर बोल सकते हैं। ये मैंने फाइंड करना है आर, ये आर कितना होगा मुझे पता करना है, ठीक है। बस इतने से ही फिगर है, हमारी ओरिजिनल फिगर यही है। अब क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, द आंसर इज नो, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग ए राइट एंगल ट्राइंगल की मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिकली आपको बोलूं कि यहां से ये जो बी वेक्टर की टिप है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करके, और इसको नाम दे दो एम। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, कौन सी, ओ क्यू एम, विच इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। फ्रॉम, ये ज्योमेट्रिकली करना है, फ्रॉम क्यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड अप टू एम। ओपी को कहां तक प्रोड्यूस किया मैंने, एम तक प्रोड्यूस किया, ज्योमेट्रिकल है ये, ठीक है, दिस इज प्योरली ज्योमेट्रिकल। नाउ इन ट्राइंगल, मैं लिख लेता हूं पूरा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी, ओ क्यू एम, वी हैव ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब ये जो ओ क्यू है, ये तो आर का मैग्नीट्यूड है, ये तो हमने फाइंड करना है। ओ एम हमारी ओरिजिनल फिगर का पार्ट नहीं था, ओरिजिनल फिगर में तो खाली ओपी था,
तो मैं OM को लिख सकता हूं बेटा OP प्लस PM। ठीक है, आई विल मेक इट सिंपलर विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। इट इज OP प्लस PM एंड देन आई विल हैव द होल स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। इट मीन्स दैट OQ स्क्वायर अब मेरे पास आ गया OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर 2OPM प्लस MQ स्क्वायर। आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं किया, यहाँ A प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस MQ स्क्वायर एज इट इज। ये जो मैंने ट्रायंगल है ये एक्चुअल फिगर में नहीं, तो मैं इसमें से निकालूंगा क्या, देखना, PM और MQ की वैल्यू। कैसे? इन ट्राइंगल PQM, कैन यू सी द ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है छोटी वाली, इस ट्राइंगल में PM डिवाइड वुड बी इक्वल टू cos थीटा। PM बाई PQ cos थीटा के बराबर है, तो PM क्या हुआ, PQ cos थीटा, PM इक्वल्स टू PQ cos थीटा। इसी ट्राइंगल में MQ परपेंडिकुलर है और PQ हाइपोटेन्यूज है, दैट इज देयर रेशियो विल बी sin थीटा। एंड मैं दूसरा पार्ट क्या ले लूंगा, MQ क्या आ गया, PQ sin थीटा। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, PM इक्वल टू PQ cos थीटा, और इक्वेशन थर्ड आ गई MQ इक्वल्स टू PQ sin थीटा। अगर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेशन 1 में पुट करूं, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, देयरफॉर OQ स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, पुट 2 and 3 in 1, therefore OQ square equals to, find out the value of OQ square। बेटा अगर आप वैल्यूज पुट करोगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, आपके पास आएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OPPQ cos थीटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो OQ है वो तो R का मैग्नीट्यूड है, सो इट बिकम्स R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सो फाइनली आपके पास R आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। अब बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, R का मैग्नीट्यूड मींस ये जो मेरे पास OQ वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ R। अब डायरेक्शन के लिए, इफ R वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद A वेक्टर, अगर ये R वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, डायरेक्शन देखो कैसे पता चलेगी, अल्फा 30 हुआ तो पता चल जाएगा ऐसे होगा, 60 हुआ तो ऐसे, 90 हुआ तो ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एंगल। डायरेक्शन कोई क्वांटिटी थोड़ी है, तो फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इज एंगल। अगर ये आर वेक्टर, मैंने रैंडमली अल्फा लिखा है, इट कैन बी बीटा, इट कैन बी थीटा 1 फाई, कुछ भी नाम रख सकते हो। हम जनरली ए और बी के बीच में जो एंगल ले रहे हैं उसको थीटा नाम रखा है, ए और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। ठीक, अगर आर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है विद ए वेक्टर, देन इन ट्राइंगल OQM क्या होगा, देखो बेटा इस ट्राइंगल OQM में व्हाट विल बी tan अल्फा, इन ट्राइंगल OQM tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो MQ ही है, बेस OM इज OP प्लस PM। इट मीन्स मेरा जो tan अल्फा आएगा
इट इज इक्वल टू एम क्यू। इक्वेशन देखो बेटा, तीसरी इक्वेशन, व्हाट इज एम क्यू? इट इज पी क्यू साइन थीटा। एंड व्हाट इज दिस? ओपी प्लस पीएम है। I will write OP plus in place of PM I can write PQ cos theta। ठीक है, फाइनली आपके पास जो tan अल्फा का फॉर्मूला बनेगा PQ sin theta। What is PQ? B sin theta divided by OP, that is A, plus PQ cos theta, that is B cos theta। ये मेरे पास एंगल के लिए फॉर्मूला बन गया, ये मैग्नीट्यूड के लिए और ये डायरेक्शन के लिए। tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, यहां से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। देखिए वेक्टर एडिशन की बात चल रही है, तो इसका मतलब हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ये मेरे को दिए हैं दो वेक्टर्स, एक का नाम रख लूं a, एक का नाम रख लूं b। ठीक है, और a और b के बीच में एंगल क्या है? थीटा। देखो ध्यान से, अगर मैं b को यहां से यहां ले जाऊं, पैरेलल मूव करूंगा तो ये b ही रहेगा। तो अब ये अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये थीटा नहीं होगा। और ऐसे ही मैं ये a ले जाऊंगा और बोलूंगा ये a है। इन दोनों वेक्टर्स का या इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है, और ये रिजल्टेंट r जो है ये बना रहा है एंगल अल्फा किसके साथ? विद a वेक्टर। रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ a। तो इस वेक्टर एडिशन में क्या है देखिए, एक तो मैं लिखूंगा r वेक्टर टू a प्लस b वेक्टर। दूसरा मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल्स टू, सिंपली r लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और तीसरा मैं लिखूंगा tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। ठीक है, I am given here two vectors a and b, the angle between them is also given, the magnitude of resultant and the direction। ठीक है, अब कोई बोलेगा ये tan अल्फा ही क्यों निकाला, sin अल्फा क्यों नहीं निकाला, cos अल्फा क्यों नहीं निकाला, tan ही क्यों निकाला? मैंने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है ना, चाहे sin लिखूं चाहे cos लिखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं sin अल्फा या cos अल्फा यहां लाता तो r भी आ जाता बीच में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। r का वैल्यू तो खुद ही नहीं पता है मुझे, r भी तो एक अननोन क्वांटिटी है। मैं एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूं जो a और b को ही रिप्रेजेंट करे रिजल्ट में, क्योंकि मेरे पास क्या क्या गिवन है, मैंने आपको बोला a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है और थीटा गिवन है। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, r में भी इन्हीं में से होना चाहिए कुछ। और एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, tan अल्फा तो मैंने निकाला, क्योंकि एंगल नहीं निकाल सकते, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वो tan ही क्यों निकाला, क्योंकि tan निकालूंगा तभी ए बी थीटा आता है, ए बी थीटा की फॉर्म में आंसर आता है आपका, अदरवाइज आपका आर की फॉर्म में भी आ जाएगा। अब एज ए स्पेशल केस कुछ बेसिक चीजें हम समझेंगे यहाँ, जो हमारा टाइम बचाएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कई बार हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, सो मेनी टाइम्स वी यूज दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली। मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 है, मींस मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, कि ये a वेक्टर एंड ये b वेक्टर, सेम डायरेक्शन इन हियर आल्सो। तो अगर थीटा 0 होगा, आपको पता है बेटा cos थीटा विल बी 1 एंड sin थीटा विल बी 0, क्योंकि sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो उस केस में r क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1।
ठीक है, दैट विल बी सेम। सो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड देन रूट, तो ये मेरे पास r आ जाएगा कितना, a प्लस बी। फिर मैं एंगल की बात बाद में करता हूँ, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। दूसरा, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, ऐसे तो कुछ भी एंगल ले सकता हूं, मैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले रहा हूं। अगर थीटा 90 हो, ऐसे तो इन्फिनाइट आ जाएंगे ना, 30, 60, 45, 47, 37 व्हाटएवर, जितने मर्जी ले लो, मैं 90 ले लूंगा। अगर थीटा 90 लेने का ये मतलब है कि अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो सीधा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग गई, तो यहां देखना वैलिड हो जाएगा। अगर थीटा 90 है तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 होगा तो r कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, तो r आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आ गया जैसा किसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आता है आपके पास। और तीसरा केस आप खुद कर सकते हैं, अगर थीटा 180 हुआ, थीटा अगर 180 होता है तो cos थीटा को तो आप लिखोगे -1, cos 180 इज -1, तो यहां पर जब -1 आ जाएगा तो r आपके पास बनेगा बेटा a माइनस बी। अब याद रखने वाली चीज क्या है, कभी भी आपके पास इस r की वैल्यू, इस r का मैग्नीट्यूड a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, और कभी भी a माइनस बी से कम नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज द मेन कंक्लूजन जो आपने यहां से उसको गैदर करना है, कि r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a प्लस बी है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो a माइनस बी है। हर एक वैल्यू नहीं होगी, कि मेरे पास अगर ऐसे सिचुएशन है कोई कि बोला दो फोर्सेस हैं जी, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कैन नॉट हैव ए रिजल्टेंट ऑफ A 10 न्यूटन, B 15 न्यूटन, C 5 न्यूटन, D 20 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट इनमें से क्या नहीं हो सकता। आप ये सोचो पहले कि रिजल्टेंट क्या हो सकता है। रिजल्टेंट जो फोर्स है, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के रिजल्टेंट के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ही लगाएंगे। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स लिखूं F, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड कर लो, और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस कर लो 5। सो जो भी वैल्यूज 5 से 15 तक हैं वो सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसका मतलब 10 और 5 का रिजल्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, सम कितना है 15। 5 से कम नहीं हो सकता और 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ 20 न्यूटन कैन नेवर बी द रिजल्टेंट ऑफ 10 एंड 5। तो कोई बोलेगा कि 10 और 5 का रिजल्टेंट क्या सिर्फ 5 और 15 ही हो सकता है? नहीं, every value between 5 and 15 is possible depending on the angle. एंगल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3.5 डिग्री। we have infinite values, but infinite values over a range. what is the range? जैसे मैं बोलूं कि 1 और 20 के बीच में कितनी वैल्यूज है, infinite values है 1 और 20 के बीच में। तो ऐसे ही मेरे पास रिजल्टेंट 5 to 15 होगा। हाउ मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज विल बी पॉसिबल। ठीक है, इतना कर लीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।